नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत बैठकों का सिलसिला अभी भी जारी है। दिल्ली में P20 के तहत सदस्य देशों के संसद के अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी ने आज अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने तमाम विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। पीएम मोदी के संबोधन में क्या रहा खास, करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात इजराइल से लौटे भारतीय लोगों के अनुभवों की भी। दिखाएंगे खबर 2 साल में पीएम गति शक्ति योजना से कितनी मिली है देश के विकास को रफ्तार। चर्चा करेंगे गलत तथ्यों पर आधारित हंगर रिपोर्ट के माध्यम से कैसे भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी का आतंकवाद पर करारा वार। आतंकवाद की परिभाषा पर सहमति न बन पाने को बताया दुखद। कहा मानवता के दुश्मन इसी का उठाते हैं लाभ। भाईचारा और सहयोग को बताया बेहतर विश्व का एकमात्र विकल्प। प्रधानमंत्री ने 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का किया शुभारंभ। सम्मेलन को बताया विभिन्न संसदीय प्रथाओं का एक अनूठा संगम। कहा भारत ने चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ा। P20 सम्मेलन में भारत की बड़ी सफलता। सर्वसम्मत से पारित हुआ संयुक्त घोषणा पत्र। SDG लक्ष्यों, महिला नेतृत्व में विकास समेत दूसरे मुद्दों पर बनी सहमति। नारी शक्ति बंधन कानून की भी सराहना। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति योजना के 2 साल पूरे। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी योजना। आधारभूत संरचना के विकास को दी गई नई गति। अब तक 11.5 लाख करोड़ की 112 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। इजराइल और हमास जंग के बीच स्वदेश लौटे 212 भारतीय। ऑपरेशन अजय के तहत पहला जत्था पहुंचा दिल्ली। लोगों ने जताया सरकार का आभार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा सरकार के लिए नागरिकों का हित सर्वोपरि। इजरायली फरमान के बाद उत्तरी गजा से निकलना हुआ लोगों का शुरू। 11 लाख लोगों को शहर खाली करने के लिए 24 घंटे की मोहलत। जवाब में हमास ने भी कहा गजा नहीं छोड़ेंगे फिलिस्तीनी। संयुक्त राष्ट्र ने विनाशकारी मानवीय संकट की दी चेतावनी। चुनाव आयोग ने मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जारी की अधिसूचना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया रोड शो। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव की बैठक में कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट महामुकाबले के लिए अहमदाबाद तैयार। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगे चिर प्रतिद्वंदी। इस विश्व कप में अब तक दोनों टीमें जीत चुकी हैं 2-2 मुकाबले। दोनों की हैट्रिक पर होगी नजर। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। P20 शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मत से स्वीकार किया जाना चाहिए। तो संसदीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही। इस सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के संसदीय प्रमुखों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। P20 शिखर सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना पीएम मोदी की लीडरशिप को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में P20 सम्मेलन से वैश्विक स्तर पर सांसदों के बीच सहयोग बढ़ेगा, साथ ही संसदीय डिप्लोमेसी मानवता के बेहतर भविष्य को आगे बढ़ाने का माध्यम बनेगी। ओम बिरला ने घोषणा की कि P20 बैठक में संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर लिया गया। हालांकि इसे शनिवार को जारी किया जाएगा। इस संसदीय शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए केंद्रित विषय लिए गए हैं जो मानव केंद्रित हैं। उन विषयों पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी और उस चर्चा के बेहतर परिणाम भी निकलेंगे, ऐसी मेरी आशा है। सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर, ग्रीन फ्यूचर के लिए सतत ऊर्जा ट्रांजिशन पर विचार होगा।
इसके साथ ही विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट तथा पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों के जीवन में आए बदलाव परिवर्तन पर भी चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पर्यावरण किसी एक का विषय नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक पहल कर रहा है। नाइजीरिया के महासचिव साहिल अबूबकर ने भारत की पहलों की तारीफ की। भारत सतत विकास लक्ष्य के लिए 2030 एजेंडा तैयार करने और इसके अपनाने और इसके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमने विधायी संस्थाओं, मंत्रालयों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श से विकास की नई दिशा निर्धारित की है। One earth, one family, one future. I think if all leaders of the world can come and accept that we are all one and we need to work together as a family, then all these things will be stopped. And it is a great thing. It is a great focus on the world leaders. It's a great way for the world leaders to come out and find a solution to all this terrorism act. P20 बैठकों के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली के स्पीकर किम जिन प्यो से भेंट की। स्पीकर बिरला ने भारत और दक्षिण कोरिया के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2023 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक, व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति सहित कई क्षेत्रों में दोनों मजबूत साझेदार हैं। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच परस्पर संपर्क भी सुदृढ़ हुआ है। पार्लियामेंट 20 समिट में शामिल होने आए इटली, कोरिया, तुर्की, ब्राजील और नाइजीरिया सहित कई देशों के स्पीकर, सांसदों और प्रतिभागियों की धर्मपत्नियों ने दिल्ली में मॉडर्न आर्ट गैलरी का दीदार किया और भारतीय संस्कृति को करीब से देखने का उन्हें मौका मिला। शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। G20 सदस्य देशों के संसद के पीठासीन अधिकारियों की P20 बैठक में पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर आगे बढ़ते हुए समस्याओं के समाधान की बात उन्होंने कही तो आतंकवाद के खिलाफ अपनी समझ को विकसित करने का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन से जूझती दुनिया के लिए भाईचारा और सहयोग ही एकमात्र विकल्प है। संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का मौका था। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। दिल्ली द्वारका स्थित यशोभूमि सम्मेलन केंद्र में G20 सदस्य देशों के संसदीय अध्यक्ष मुख्य रूप से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मानवता के लिए चुनौती बन चुके इन दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सकें। सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद का भारत दशकों से सामना कर रहा है। ऐसे ही आतंकवादियों ने मुंबई में 26/11 जैसी घटना को अंजाम दिया था और भारतीय संसद पर भी हमला किया था। प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता को देश की ताकत बताया। कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन से जूझती दुनिया के लिए उन्होंने भाईचारा और सहयोग को एकमात्र विकल्प करार दिया। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है।
साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना होगा। P20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये जन भागीदारी और सहमति की दिशा में कारगर साबित होगा। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। 5000 साल पुराने ग्रंथ वेद या फिर तमिलनाडु में मिले 19वीं शताब्दी के शिलालेख, सभी में सभा समितियों का भरपूर उल्लेख मिलता है। 5000 साल पुराने वेदों से लेकर आज तक की ये यात्रा संसदीय परंपराओं का ये विकास सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। आजादी के बाद भारत के लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपराओं का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बैलेट से ईवीएम तक की यात्रा में देश के आम जनमानस का विश्वास लगातार लोकतंत्र में गहरा होता चला जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि साल 2019 के चुनाव में 91 करोड़ यानी 910 मिलियन वोटर्स रजिस्टर्ड थे और साल 2024 तक इनकी संख्या 100 करोड़ यानी 1 बिलियन की होगी। प्रधानमंत्री ने सदस्यों को दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को देखने और अनुभव करने के लिए आमंत्रित भी किया। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात इजराइल की गजा के लोगों को दक्षिण में चले जाने की चेतावनी के बाद ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग गजा सिटी से अपना सब सामान बांधकर घर छोड़कर जा रहे हैं, जो सुरक्षित पनाह के लिए आगे जा रहे हैं। इससे पहले इजराइल ने उत्तरी गजा में रहने वाले 11 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा छोड़कर गाजा के दक्षिण हिस्से में जाने को कहा था। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल अब हवाई हमले के बाद जमीन से हमले करने की तैयारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा है कि इससे विनाशकारी मानवीय संकट पैदा हो जाएगा और ऐसा करना असंभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे किसी भी आदेश की पुरजोर अपील करता है और अगर इसकी पुष्टि होती है तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से तेल अवीव से 212 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं। इनके चेहरों से सुरक्षित स्वदेश लौटने और अपने परिजनों से मिलने की खुशी के भाव को बखूबी पढ़ा जा सकता है। इनके चेहरों की चमक बताने के लिए काफ़ी है कि वो अब खौफ के साए से बाहर आ गए हैं। ये संभव हो पाया है सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय के तहत। इजराइल हमास युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान शुक्रवार की सुबह नई दिल्ली पहुंची। तेल अवीव से आने वाले पहले जत्थे में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को मिलाकर कुल 212 लोग शामिल थे। इन यात्रियों की अगवानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर एयरपोर्ट पे मौजूद रहे। बाहर निकलने पर उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने भारत सरकार का आभार जताते हुए सरकार के इस कदम की जमकर तारीफ की।
एम्बेसी की वेबसाइट थी, उस पर हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया, अपनी डिटेल फिल की है, पासपोर्ट एंड डिपेंडेंट जो भी फैमिली मेम्बर थे उनके बारे में हमने रजिस्टर्ड किया। देन कंफर्मेशन मेल आया एंड देन दे कंफर्म अस दैट वी कैन कम बैक टू इंडिया एंड दिस प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। जो हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम है। अब हम लोग को लग रहा है हम लोग सुरक्षित स्थान पर है। बहुत अच्छा मिशन है, स्पेशली एम्बेसी जो हमारी इजराइल में है, ट्रिमेंडस जॉब, दे डू ट्रिमेंडस जॉब, देयर डे एंड नाइट दे आर वर्किंग। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 1800 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने यह अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि युद्ध के बीच वहां फंसे लोगों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. वहीं भाजपा ने सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत वो ताकत बनकर उभरा है जो अपने नागरिकों के साथ बुरे और अच्छे वक्त में खड़ा रहता है। ऑपरेशन अजय के तहत जब 212 भारतीय नागरिक सुरक्षित एक विशेष विमान से भारत की धरती पर लौटे तो ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद एयर इंडिया ने तुरंत अपनी उड़ानें रोक दी थीं। भारत सरकार ने बुधवार को ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन तिनक दिन, तिनक दिन, दिन तिनक दिन, तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ।
पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाट की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बुलेटिन के शुरुआती हिस्से में हमने आपको खबर दिखाई थी P20 में किस प्रकार से प्रधानमंत्री का संबोधन था। तमाम विषयों पर उन्होंने बात रखी थी, खास करके आतंकवाद के मसले पर भी उन्होंने दो टूक बात रखी थी। इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष। आतंकवाद पर पीएम मोदी की दो टूक। अपने आप में स्पष्ट शब्दों ने प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी और भारत का पक्ष रखा। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी इस वक्त जुड़ गए। जनरल कुलकर्णी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, महत्वपूर्ण चीज़ यही कि आज एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ है, उसके बाद से हम आतंकवाद के एक नए प्रकार के चेहरे, या कहा जाए एक नए प्रकार की एक स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन इतने वर्षों, दशकों के बाद भी आतंकवाद की परिभाषा जैसे विषय पर एक दुनिया सहमति नहीं बना पाई। ये बात आज फिर प्रधानमंत्री ने कही है। आपको लगता है कि इस मसले और मुद्दे पर आपसी समझ को विकसित करना बहुत जरूरी है? इसके बिना शायद शांति स्थापित नहीं हो सकती। बिल्कुल आर्यन, कोई शक नहीं कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और उसी का फायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम आतंक का जो परिभाषा है, अगर वही उसी के ऊपर हम लोग इतने सालों से अगर मतभेद हैं, तो आप देख रहे किस तरीके से अब किसी का आतंकी जो है। अब आप बताइए मुझे, अगर पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मुशर्रफ कहते थे ये तो जी हमारे हीरो हैं, अगर आप ओसामा बिन लादेन को हीरो कहेंगे और सैयद को हीरो कहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी परिभाषा, जिसमें पूरा विश्व जानता है वो आतंकवादी है। हमास पूरा विश्व जानता है ये आतंकवादी है। लेकिन जिस प्रकार से अब हम देख रहे हैं, क्योंकि परिभाषा ठीक ना होने के कारण या परिभाषा ना होने के कारण इसका जो रवैया है, इसका फायदा मुझे लगता है लोग उठा रहे हैं, और ये मानवता के बरखिलाफ है। क्योंकि अगर हमें सबको मालूम है ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट, तो कोई अगर शेड्स ऑफ ग्रे में जब चले जाते हैं, जब डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, परिभाषाएं क्लियर नहीं है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा ये बात कही कि भाई जब तक हम लोग सब इस बात के ऊपर एक कम से कम परिभाषा को लेकर के तो एक सहमति जताएं, जिससे कि मानवता को ही फायदा होएगा। सर, अब जी, भारत एक विक्टिम रहा है दशकों से आतंकवाद को लेकर, और एक समय था कि भारत जब लगातार इन बातों को कहा करता था 80-90 के दशक के बाद में, शुरुआती 2000 के दशक में दुनिया उस तरीके से नहीं लेती थी। लेकिन 9/11 के बाद में दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया, सोच में परिवर्तन आया, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभी भी वो एक समझ विकसित होना बाकी। आपको लगता है कि आज भी हमास को कहीं ना कहीं समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है? ये अभी बहुत कदम आगे चलने के लिहाज से हमारे कोशिशों को दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल आरेंद्र, सबसे बड़ी दुखद बात यही है कि हम सबको मालूम है कि हमास जो है एक आतंकी संगठन है, हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, फलस्तीनी नहीं है, फलस्तीनियों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आतंकी संगठनों के बरखिलाफ खड़े हैं। तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो सालों से, अभी 9/11 के बाद तो विश्व को पता चल गया और उनको क्योंकि झटका लगा तब उन्हें याद आया कि आतंक क्या, हम तो कितने सालों से आतंक झेल रहे हैं। हमारा पड़ोसी जो है इज यूजिंग टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो हम तो जानते हैं और इसीलिए हम आतंक के बरखिलाफ खड़े हैं। हम किसी फिलिस्तीनियों के बरखिलाफ नहीं है। हमास भी फिलिस्तीनियों के बीच में उनकी राय एक जैसी नहीं है। हमास का ही अल फतेह से जो झगड़ा है उसको लेकर के वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में झगड़ा है। दोनों तरफ देखिए किस प्रकार की सरकारें चल रही हैं। तो ये जो बात प्रधानमंत्री कह रहे, हम लोग आतंक के बरखिलाफ हैं और आतंक की परिभाषा जो है सबको एक सहमति से लेना चाहिए, नहीं तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो साफ साबित हो रहा है कि विश्व जो है बढ़ गया है और दो भागों में किसी भी कारण से नहीं है। आतंक आतंक है, आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, उसमें कोई ये नहीं है कि किसी मजहब के साथ, लेकिन बहुत मैं कहूँगा दुखद है कि विश्व को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में बांटने की जो एक तरीके से प्रयास हो रहा है वो गलत है। हम सब ने, कोई भी किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, जात का हो, रहने का हो, जगह का हो, आतंक आतंक है, उसके बरखिलाफ हम सब ने मिलकर के आवाज उठानी चाहिए, हम सब ने लड़ना चाहिए। यही हम इसी से जो बार बार हम
बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम क्यों करते हैं हम? अगर एक परिवार होगा तो शांति होगी। अगर परिवार के बीच में ही इस तरह के अलग अलग मैं कहूंगा कि मतभेद होंगे तो दुखद, बहुत ही दुखद घटना होगी। और ये साफ दर्शाता है, मुझे लगता है हमास और इजराइल के बीच लड़ाई है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई है, फिलिस्तीनियों और इजराइल के बीच की लड़ाई नहीं है, या इजराइल के किसी देश के साथ लड़ाई नहीं। वो आतंक के बरखिलाफ लड़ रहे हैं और हम सब ने मिल करके आतंक के बरखिलाफ खड़ा होना चाहिए। सर, अच्छा आतंक, बुरा आतंक, इसको लेकर भी एक बहस चलती है। वैश्विक मंच को लेकर तमाम प्रकार की बातें निकल के आती हैं। धर्म के साथ भी आतंक को जोड़कर देखा जाता है, उसके साथ भी खड़े लोग नजर आते हैं। हमने ये भी देखा है कि कई देशों ने आतंक को पनाह दी अपने किन्हीं निजी स्वार्थों के लिए, और फिर उसका विक्टिम होने का दंश भी वो झेलते नजर आए कई बार। आपको लगता है कि ये सारी चीजें दुनिया के सामने आज मौजूद हैं? किस तरीके से इस समझ को विकसित करने की जरूरत है? जब हम विश्व शांति की बात करते हैं, भारत लगातार इस प्रकार के प्रयास कर रहा है। कोई शक ही नहीं, देयर इज नो गुड टेररिस्ट, नो बैड टेररिस्ट। अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। एंड मेरा मानना ये जरूर, अब आप देखिएगा पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को जब मारा, अमेरिका ने मारा, कितनी दूरी पर था उनके पाकिस्तान के मिलिट्री अकेडमी से? 1 किलोमीटर भी नहीं। तो आप कैसे पनाह दे सकते हैं? आप एक तरफ से मतलब दोगलेपन की बात करते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं पाकिस्तान कहता है हम आतंक के शिकार हैं और अपने ही आंगन में सांप को पालते हैं, और फिर कहते हैं ये सांप हमें नहीं डसेगा। ये जो बातें हैं, मुझे लगता है पूरे विश्व भर में अब एक तरीके से साफ मुझे लगता है उजागर हो रहा है कि आतंक का साथ किसी ने नहीं देना चाहिए। अगर शॉर्ट गेन्स आपको मिल रहे हैं, इन लॉन्ग टर्म आप ही का नुकसान होगा, और ये साफ साबित हो रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर हमास देख लीजिएगा 2007 से लगातार कहां पर है? गाजा पट्टी में 16 साल से है, और गाजा पट्टी में आबादी 50% लोगों की 16 साल से कम की आबादी है। 60% वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है। कौन वहां पे राज कर रहा है? हमास ही तो राज कर रहा है ना। तो फिर अगर हमास नहीं संभाल पा रहा है और इस तरह की गतिविधियों को के सहारे अगर इस तरह के हमले कर रहा है, मुझे नहीं लगता है किसी ने भी, चाहे वो किसी भी मजहब का आदमी हो, कम से कम आतंक जो है उसके बरखिलाफ उसने कहना चाहिए। मजहब के बरखिलाफ नहीं कोई बात कर रहा, हम सब मजहब एक जैसे हैं, पर आतंक का मजहब नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है और इसको समझना जरूरी है। और परिभाषा जिसके बारे में प्रधानमंत्री बार बार कह रहे, वो एक दफा परिभाषा साफ हो जाएगी तो लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा ये आतंकवादी है और इसके बरखिलाफ हमने लड़ना है, इसका खात्मा करना हम सबकी जिम्मेवारी है। जी सर, प्रधानमंत्री मोदी या भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो तमाम वैश्विक मंचों पर पीएम मोदी इस बात की लगातार कहते रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग हो या किस प्रकार से सेफ हेवन्स हो, इस पे मिलके एक समझ को ना सिर्फ विकसित करना है बल्कि एकजुटता के साथ काम करना है। आपको लगता है कि हर एक घटना के बाद में क्या शायद इस प्रकार की कोशिशों में थोड़ा सा और तेजी लाने की जरूरत है? हमको शायद मानवता के लिहाज से और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है, इसमें बिल्कुल भी दो राय नहीं है। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। हम बार बार कह रहे हैं, बार जब घटना होती है उसके बाद सबको समझ में आता है। यही तो बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सारे हम जो भी प्लेटफॉर्म्स है उन सब पर कहते हैं कि ये गलत है। जो इस प्रकार की घटनाएं करता है उसके बरखिलाफ हम सब देखा, जब घटना होती है उसके बाद हम लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। और अगर किसी कहेंगे कि रईस देश के बरखिलाफ अगर कोई बात हो जाती है तो ऐसे नहीं है। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, आतंक है। आतंक के बरखिलाफ हम सब ने आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी हो। आतंक के बरखिलाफ आवाज उठाना हम सब, नहीं तो मानवता जो है वो मारी जाएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात, यह हर बार अगर हम आतंक, इससे एक डर की भावना पैदा होती है। जब डर की भावना पैदा होगी तो जो भी देश है प्रगति नहीं कर सकता है, और सारा का सारा जो पैसा है वो इसी में लगता है। और फायदा किसका होता है? गिने चुने जस्ट मुट्ठी भर आदमियों का फायदा जो नुकसान पहुंचाने में है, और वो उनको लगता है कि बस वो किसी न किसी तरीके से हमने आतंक फैलाना है। और ये आतंक फैलाना मुझे लगता है एक मानवता के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसका मुकाबला हम सब ने मिलकर के लड़ना चाहिए, और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और हर मुझे लगता है प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में जिक्र करते हैं। बिल्कुल, और जिस प्रकार की तस्वीरें इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच से निकल के आ रही हैं वो किसी भी प्रकार से मानवता को शर्मसार कर देने वाली हैं, क्योंकि
कैसे कैसे इंसानों पर किस बर्बरता के साथ हमले किए गए, ये अपने आप में किसी सभ्य समाज की तस्वीर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया जनरल कुलकर्णी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भारत की सामाजिक आर्थिक तरक्की आज दुनिया के सामने है और भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत की इस विकास यात्रा में हर वर्ग को शामिल करने के लिए तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा देश के सबसे पिछड़े तबके तक भी पहुंच रहा है। लेकिन बीते दिनों आई वैश्विक हंगर रिपोर्ट में भारत की एक अलग ही प्रकार की तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। भारत ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज किया है और इस प्रकार की रिपोर्ट की विश्वसनीयता और उसके तरीके पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीते दिनों जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को बाकी देशों के मुकाबले काफी नीचे स्थान दिए जाने की रिपोर्ट को भारत सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि ये रिपोर्ट सही तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसमें त्रुटिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को लिया गया है और ये रिपोर्ट भारत की वास्तविक स्थिति को सही पेश नहीं करती। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर कहा कि वैश्विक भूख सूचकांक भूख एक त्रुटिपूर्ण मापक बना हुआ है और यह भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता। आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठनों कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फे द्वारा जारी वैश्विक भूख रिपोर्ट 2023 में 125 देशों में भारत को 111वां स्थान दिया गया है। हंगर इंडेक्स गलत गणना पर आधारित है और इसकी प्रणाली यानी मेथोडोलॉजी भी गलत तरीके से की गई है। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक कुपोषित जनसंख्या का अनुपात पर आधारित है, जो सिर्फ 3000 नमूनों के बहुत ही छोटे से आकार पर निर्भर है, जो कि भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश का सही से प्रतिनिधित्व नहीं करता। भारत में भूख से बाल मृत्यु का कोई भी सबूत नहीं पाया गया और इस प्रकार से संस्था द्वारा जुटाए गए संकेतक भ्रामक और गलत हैं। कोरोना महामारी के समय भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक 1118 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत को बदनाम करने के लिए कई बार इस प्रकार की भ्रामक रिपोर्ट के माध्यम से कोशिशें की जाती रही हैं, ताकि गलत तस्वीर पेश करके देश की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बीच देश के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई। जहां विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं भाजपा ने इस प्रकार की रिपोर्ट की वैधानिकता पर ही सवाल खड़े किए हैं। जब कोई पक्ष में बात आती है सरकार के, तो बड़ा उदाहरण देखते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है। जब वही एजेंसीज
पक्ष में बात नहीं करती हैं तो उसके मापदंड को ही चुनौती दे देते हैं। एक भी व्यक्ति पिछले 9 वर्षों के अंदर ये नहीं कहा जा सकता है कि अमुक गांव के अमुक लोग जो हैं भूख के कारण से मर गए। मुझे कांग्रेस काल का भी इतिहास याद है कि देश के तमाम हिस्सों में आदिवासी क्षेत्रों में लोग भूख के कारण मरते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय मोदी जी की सरकार है, देश बदल रहा है। पिछले 9 वर्षों में एक भी व्यक्ति कहीं पर भी उदाहरण के तौर भी ये नहीं कहा चर्चा में आया कि भूख के कारण से कोई मर गया है। इस बीच सरकार ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर देश में बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से काम हो रहा है, जिसका फायदा देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है और इस प्रकार के अच्छे बदलाव को इस हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश की छवि खराब करने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही, लेकिन किस प्रकार से देश में इस प्रकार की तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाएं हैं जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है और भूख से किसी प्रकार की स्थिति खराब नहीं आई। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका फायदा आम लोगों को कैसे मिल रहा है। सामाजिक आर्थिक योजनाएं बनी सहारा, ये इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि मध्याह्न भोजन बच्चों के लिहाज से हो या फिर पोषण मिशन हो, जिसमें महिलाएं और बच्चों दोनों को कवर किया जाता है, वो अपने आप में एक बड़ा संबल है देश की बड़ी आबादी को पोषित खुराक देने के लिहाज से। देश में 14 लाख आंगनबाड़ियां केंद्र एक तरीके से रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 10 करोड़ बच्चे और महिलाओं को लाभ मिल रहा है। ये एक तरीके से रजिस्टर्ड है पोषण ट्रैकर के माध्यम से, उसकी ट्रैकिंग भी लगातार की जाती है। 2014 से 2022 के बीच अगर बात की जाए तो मनरेगा, जिसमें सबसे ज्यादा काम एक तरीके से ग्रामीण इलाकों में होता है, उसमें 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया और ये पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचा, यानी कि इतनी बड़ी राशि देश के ग्रामीण इलाकों तक पहुंची है। निश्चित तौर से उसका फायदा उन्होंने अपने लिए और अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिहाज से किया हुआ है। 50 करोड़ से भी ज्यादा देश में जनधन खाते खुल चुके हैं, जिनमें 32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कहीं ना कहीं जो पैसा है डीबीटी के माध्यम से सीधा पहुंचा है। ये 32 लाख करोड़ रुपए आम लोगों के खातों में देश के सुदूर इलाकों तक पहुंचा है। निश्चित तौर से ये पैसा लोगों ने अपने जो रोजमर्रा की जरूरतें उसके लिए ही खर्च किया होगा। ऐसे में भूख कहां पसरी नजर आएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी सरकार ध्यान रख रही है। उज्ज्वला योजना के तहत देश में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा अगर बात की जाए 80 करोड़ लोगों को 23 महीने तक मुफ्त अनाज दिया गया। जब कोविड का गंभीर संकट था, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी कोशिश क्या कहा जाए सरकार ने की और 23 महीनों तक 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचाया गया, मुफ्त अनाज पहुंचाया गया। इसी प्रकार से 4 वर्षों की अगर बात की जाए तो लगभग 13 करोड़ से ज्यादा नल से जल कनेक्शन लोगों के यहां पहुंचे हैं। निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं लोगों की एक आर्थिक तरक्की या सामाजिक तरक्की के लिहाज से एक बड़ा पैमाना है। 3 करोड़ परिवारों को पक्का घर मिला है। यह हाल फिलहाल मोदी सरकार के माध्यम से हुए प्रयास है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। यूरिया पर किसानों को 10 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है। जो हजारों रुपए की बोरी हुआ करती है उस पर बहुत सस्ता करके सब्सिडाइज करके दिया जाता है, ताकि किसानों का, ग्रामीण भारत के रहने वाले लोगों के पैसे बच सके और उसका वो अन्य चीजों में इस्तेमाल कर सकें। मुद्रा योजना के माध्यम से 8 करोड़ लोगों ने अपने स्वरोजगार की शुरुआत की है और अगर एक व्यक्ति ने स्वरोजगार शुरू किया तो कम से कम 1 से 2 लोगों को उसने रोजगार दिया है। तो इसको अगर मल्टीपल किया जाए तो करोड़ों की संख्या में रोजगार, स्वरोजगार उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ब्याज मुक्त लोन की सुविधा दी गई है। वो अपना लोन लेकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो यूएनडीपी रिपोर्ट क्या कहती है कि लगभग 41.5 करोड़ लोग बीते 15 वर्षों में गरीबी की अलग अलग रेखाओं से बाहर निकलते हुए आए हैं, यानी कि उनकी गरीबी की स्थिति में सुधार हुआ है। ये अंकटाड की रिपोर्ट कहती है, वैश्विक संस्था कहती है कि देश में बीते 15 वर्षों में इतना सुधार हुआ है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो बीते लगभग 5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, यानी कि उनका जीवन बेहतर हुआ है। ये वो आंकड़े हैं जो वैश्विक संस्थाएं कह रही हैं। देश की संस्थाएं तो तमाम बातें कहती ही हैं। इसी तरीके से देश के 117 जिले आकांक्षी जिलों के तौर पर माने गए। इनमें सबसे ज्यादा विकास किया जा रहा है क्योंकि इनमें बीते 7 दशक में ज्यादा विकास नहीं हो पाया था, इसलिए यहां पर तेज गति से विकास को लाने के लिए आकांक्षी जिला योजना की शुरुआत की गई। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5.5 करोड़ लोगों को इलाज के लिहाज से भर्ती किया गया, यानी कि इतने लोग भर्ती हुए और 67,000 करोड़ रुपए का इनका इलाज किया गया, यानी कि हजारों करोड़ रुपए की इलाज की व्यवस्था सरकार ने की ताकि लोगों के पैसे बच सके और उस पैसे का इस्तेमाल लोग कर सके। सामाजिक आर्थिक तरीके से ये कोशिशें हो रही है। 9 वर्षों में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। ये भी अपने आप में तरक्की का एक पैमाने के कह सकते हैं।
वन उपज की तेजी से खरीद की जा रही है और खासतौर से आदिवासी इलाकों में इसका फायदा मिलता है, क्योंकि वहां पर भी गरीबी को लेकर कई प्रकार की बातें की जाती है, लेकिन सरकार की योजनाएं वहां तक भी पहुंचे, उनकी उपज को सही दाम मिल सके, इसकी भी चिंता सरकार ने की है। तो ये अपने आप में एक बात हुई। दूसरी बात आपको बताते हैं कि जहां सामाजिक आर्थिक योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था के बढ़ते कदम, क्योंकि ये भी वो पैमाने हैं जिसके आधार पर किसी भी देश के तरक्की के आधार तय किया जाता है और उसमें सबकी सहभागिता होती है। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई में कमी आई है और यह 5.02% रह गई है। यह आंकड़ा अभी कुछ दिन पहले ही आया। इसी प्रकार से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े हैं वो 14 महीने के उच्चतम स्तर पर हैं, यानी कि देश में प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। त्योहारी सीजन से तुरंत पहले ही अप्रैल जून में शहरी बेरोजगारी दर कम होकर 6.6% रह गई है। यह भी दिखाती है किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिला है। पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से करीबन 11.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर तेज गति से काम चल रहा है। जब ये जमीन पे काम होता है तो इसका फायदा स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के तरीके से मिलता है और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए तो महीने दर महीने ये लगातार बढ़ा है और सितंबर महीने यानी कि जो अभी महीना खत्म हुआ है उसकी अगर बात की जाए तो इसमें 1.62 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है और यह दिखाता है कि लगातार किस प्रकार से तरक्की के पैमाने आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है और इस भरोसे की अगर लिहाज से अगर बात की जाए तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जहां पे अंकटाड ने भारत की जीडीपी के अनुमान को बढ़ाया है और यह 6.6% कर दिया है। आरबीआई की अगर बात की जाए तो यह 6.5% है। आईएमएफ की बात की जाए तो बीते दिनों ही 6.3% उसने बढ़ाया है। विश्व बैंक की बात की जाए तो 6.3% बढ़ाने की बात की है। आईएमएफ की अगर बात की जाए तो उसने ग्लोबल जीडीपी को 3% पर रखा है और फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी को 6.3% पे, यानी कि वैश्विक ग्लोबल जो जीडीपी है वो 3% है, उसके नीचे दर्ज की जा रही है, लेकिन भारत की 6, 6.25, 6.5 तक भी उसके अनुमान जताए गए हैं। यानी कि भारत की बढ़ती जीडीपी पे लगातार दुनिया भरोसा जता रही है। तो यह भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को भी साफ तौर से दिखाता है। इसके अलावा भारत पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ा है। एसएनपी की अगर बात की जाए तो उसने कहा कि 2031 तक भारत की सालाना विकास दर 6.7% रहने वाली है। इसी प्रकार से जल्दी से अन्य तथ्यों को देखें तो आईएमएफ ने कहा है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी आज जो 5वीं अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर की हो जाएगी। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि भारत वैश्विक मंदी के बीच चमकता आर्थिक सितारा है, यानी कि एक बहुत गोल्ड स्पॉट के तरीके से। गोल्डमैन सैक्स ने कहा 2075 तक भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से तेज गति से आगे बढ़ने के लिहाज से अभी तमाम ऐसे संकेतक हैं जो इस बात को साफ तौर से दर्शाते हैं कि कैसे भारत की क्षमताएं लगातार बढ़ी हैं। तो आर्थिक मोर्चे पर सामाजिक योजनाओं के माध्यम से तमाम वो काम किए गए हैं जिसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। कैसे एक प्रकार से भ्रांतिकाली रिपोर्ट दी गई है उस विषय पर हम अपने मेहमान से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हाय, पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है।
किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियां भी बहुत कम हुई हैं। वाह दीदी। जल जीवन मिशन। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे हंगर की भ्रामक रिपोर्ट को लेकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है, इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी। हंगर रिपोर्ट, गलत आंकड़े, भ्रामक रिपोर्ट अपने आप में ये दिखाता है कि इस प्रकार से गलत आंकड़ों के माध्यम से भारत की छवि खराब करने को लेकर एक भ्रामक रिपोर्ट दी गई है। इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान प्रोफेसर रमेश चंद्र जी हैं, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के। सर बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सर सवाल यही कि आखिर देश हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो दुनिया की खाद्य जरूरतों को पूरा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अभी से नहीं लंबे समय से हम देख रहे हैं इस बात को। ऐसे में भारत को लेकर इस प्रकार की रिपोर्ट आना, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। अब मैं थोड़ा इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 2006 में रिपोर्ट शुरू हुई थी, तो इसने 2008 में ये बताया कि इंडिया में 35% लोग हंगर का शिकार हैं। इस वर्ष इसने बताया है कि 28% लोग इंडिया में हंगर का शिकार हैं। तो ये पहले से ही इस रिपोर्ट का ये रहा है कि भारत को एक भूख में रहने वाले लोगों का देश, जहां बच्चे सेहतमंद नहीं होते, बच्चे पैदा होने के बाद बहुत से उनकी डेथ हो जाती है, तो एक इस तरह की छवि इन्होंने बताई। तो पहले इस रिपोर्ट को ये जर्मन प्राइवेट एजेंसी और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट छापते थे। वर्ष 2010 में मैंने इफ्री को पत्र लिखे कि ये रिपोर्ट आपने जिसके साथ आपका नाम है, ये इसकी कमजोरियां हैं, ये गलत रिपोर्ट है। तो हमारी बात मानते हुए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट से अपना नाम हटा लिया। तो ये अपने आप में ही जो है इस रिपोर्ट का जो रिलायबिलिटी है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, उस पे एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। जी सर, एक दूसरा ये है कि जी आप अपनी बात रखें पूरी। जी इस रिपोर्ट में 4 तरह के इंडिकेटर लेकर फिर उनकी एक एवरेज निकाली गई। उसमें एक इंडिकेटर है कि अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन कितनी है, बाकी 3 इंडिकेटर बच्चों से रिलेटेड है। यानी कि इस रिपोर्ट में बच्चों की हेल्थ को 80% वेट दिया गया है और बाकी जो इतनी पॉपुलेशन है उसकी जो है वेटेज है केवल उसको 20% कहा गया। तो पहली बात, इसको टाइटल हंगर इंडेक्स कहना बिल्कुल उचित नहीं है। जब आप इसमें चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टेज और चाइल्ड मोर्टेलिटी ला रहे हो, बच्चों की मोर्टेलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, डिलीवरी हॉस्पिटल में ना होना, इन कारणों के वजह से ज़्यादातर होती है। उसका हंगर से बहुत कमजोर रिश्ता है। तो ये इसका एक दूसरा बहुत बड़ा एक लिमिटेशन रहा है। जी। तीसरा है कि ऐसा लिटरेचर में लोगों ने आर्टिकल लिखे कि जो आप ये इंडिकेटर लेते हो कि बौने बच्चे हैं या बच्चों का वेट कम है, ये इनहेरिटेंस पे डिपेंड करता है। एक बहुत से जो देश हैं जैसे नीदरलैंड है, वहाँ लोगों की आप हाइट देखिए, एशिया में लोगों की हाइट देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है।
तो लिटरेचर में ये भी कहा गया कि वियतनाम, इंडिया, नेपाल, यहाँ के लोगों की जो हाइट है उसके इनहेरिटेंस फैक्टर जो हैं वो अलग हैं, और यूरोप के देशों के और देशों के इनहेरिटेंस फैक्टर अलग हैं। तो इसलिए ये कहना कि किसी बच्चे की हाइट इतनी नहीं हुई इसलिए वो कुपोषण का शिकार है, उस पे भी बहुत जो है सवाल उठाए। जी। तीसरा, आप इस रिपोर्ट को देखिए कि एक और ये रिपोर्ट ये बताता है, लिखा है इसमें, ये मेरे पास इसके पेज हैं पकड़े हुए, कि वर्ष 2000 में इंडिया में चाइल्ड मोर्टेलिटी 9.2% थी, और 2008 में 6.5% हुई, 15 में 4.4% हुई, 2021 में 3.1% हुई। यानी कि पिछले 20 साल में चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/3 हो गई। जब इतनी बड़ी उपलब्धि हो रही है, और यूएन का आंकड़ा जो 2023 का आया है वो तो ये कह रहा है कि वो 2.6% हो गई है। जब इतनी बड़ी एक अचीवमेंट आ रही है तो आप हंगर इंडेक्स से क्या बता रहे हो कि हंगर आपका बढ़ता जा रहा है। दूसरा, मैं इसमें विरोधाभास बताता हूं कि पाकिस्तान, जिसको उन्होंने हमारे से बेहतर बताया हंगर के इंडेक्स में, उनका जो चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडेक्स है हमारे से 2 गुना है। जी। तो ये इतने ज्यादा इस रिपोर्ट में सर आप जो विरोधाभास बता रहे हैं तो उस विरोधाभास की तस्वीरों की बात करें, क्योंकि आप जब हंगर इंडेक्स इसको नाम दिया गया है तो जो तस्वीरें हैं कुछ महीनों पहले अभी हमने देखा कैसे पाकिस्तान में अनाज को लेकर, आटे को लेकर मारामारी होती दिखाई पड़ रही थी। हालांकि मानवता के लिहाज से ये बड़ा गलत स्थिति है। श्रीलंका में कैसे हालात थे ये हमने देखा, या तमाम मुल्कों के लिहाज से बात की जाए, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कोविड के समय चलाया। ये तमाम चीजें, और दुनिया का सबसे बड़े पोषण कार्यक्रम के तौर पर भी हमारे बच्चों को बेहतरीन से खाना मिल सके, ये तस्वीरें दुनिया भर में जाती हैं, वैश्विक संस्थाएं इसकी तारीफ करती हैं। तो क्या ये अपने आप में एक पूर्व सुनियोजित तरीके से भारत की छवि खराब करने की कोशिश दिखाई पड़ती है इसके पीछे? अब इस तरह की रिपोर्ट जो है वो टाइम पे आती रहती हैं। हमें अब कई, जैसे हम अपोजिशन वालों को देखते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनके समय में जो हंगर इस रिपोर्ट ने बताई, जो आज हंगर है उससे 20, 30, 25% ज्यादा बताई थी। तो क्या उनको ये एक्सेप्टेबल है कि उस समय जो हंगर है, जो अब हंगर है, इससे वो 30% ज्यादा थी? जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, इनकी रिपोर्ट्स को हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और बहुत से देश तो इसको देखते भी नहीं हैं। यहाँ क्योंकि पॉलिटिकली क्रिटिसिज्म के लिए ये सूट करती है, तो किसी एक टाइम पे हम इसको पिकअप कर लेते हैं। हमारी एजेंसियां हैं, यूनाइटेड नेशन की एजेंसियां हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, और तमाम WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमें उनके आंकड़ों को लेकर डिस्कशन करनी चाहिए। हमारी अपनी एजेंसियां हैं, हर 5 साल पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो उसमें आप देखिए कि स्टंटिंग में क्या इम्प्रूवमेंट आई है, चाइल्ड मोर्टेलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। उनको हमें यूज करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई प्राइवेट एजेंसी जर्मन में बैठ के कोई भी रिपोर्ट निकाल दे और हम उसको लेकर अपने देश की परिस्थिति का एक उसको आईना मान ले। ये बिल्कुल सही नहीं। जी सर, चूंकि एक रिपोर्ट आती है उसके बाद में देश में कुछ तबके में बहस भी शुरू हो जाती है। इसके मेथोडोलॉजी को लेकर भी सवाल है, इसके जो सर्वे है या कहा जाए जो सैंपलिंग है उसको लेकर भी सवाल है। आपको लगता है कि बहुत से सवालिया निशान जिनका जिक्र आपने भी किया, विरोधाभास जिसका जिक्र आपने भी किया, आपको लगता है कि इस प्रकार की चीजों को सिरे से खारिज करने की जरूरत है, और जो एक तबका देश में बहस शुरू कर देता उससे भी बचने की जरूरत है? मैं इसको ऐसे लेता हूं कि भले ही ये रिपोर्ट चारों इंडिकेटर में इंडिया में इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है, लेकिन मैं इससे कोई, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है इसलिए मैं इसको सही रिपोर्ट नहीं कहूँगा। तो इस रिपोर्ट का पहले तो टाइटल रॉन्ग है, दूसरा उसमें जो मेथोडोलॉजी यूज की गई वो रॉन्ग है, तीसरा उसमें जो आंकड़े लिए गए वो रॉन्ग है, और चौथा जो उसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है वो बिल्कुल रॉन्ग है। इसीलिए बहुत से स्कॉलर्स हैं, आप देखोगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, MDPI पे इंडिया की प्रोग्रेस को नापती है। कभी किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या जो रिनोन्ड एक्सपर्ट्स हैं, क्या उन्होंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कभी बताया कि इंडिया में इस तरह की चीजें हो रही हैं? जी। मैंने अभी एक पेपर लिखा कि पिछले
20 साल में प्रति व्यक्ति इंडिया में फूड की प्रोडक्शन 50% बढ़ी है। आप अंदाजा लगाइए। तो और हम दुनिया का पिछले साल 40% राइस का एक्सपोर्ट दुनिया को जो हुआ वो अकेले इंडिया से हुआ। तो हम कोई भी एक्सपोर्ट पे थोड़ा सा यदि बैन लगाते हैं तो सारी दुनिया में हाहाकार जो होती है। बिल्कुल। तो ये कहना कि जो देश अपने उत्पादन का 8% बाहर भेज रहा हो जी, और वहां आपको ये कहना कि ऐसा है, इवन FAO ने भी एक बार उनके आंकड़े ऐसे आगे थे, ये कहा था कि ये एक एनिग्मा है, ये एक रहस्य है, हम जिसे अभी समझ नहीं पा रहे कि हमारे आंकड़े, यदि हम इंडिया की प्रोडक्शन देखें जो कोविड के टाइम में भी फूड प्रोडक्शन 3% से बढ़ा सकता है जी, प्रति व्यक्ति फूड प्रोडक्शन प्रति व्यक्ति 2.5% से ग्रो हो रही है। तो कहां जा रहा है वो फूड? बिल्कुल। जो बात सर आप कह रहे हैं उसमें इस बात को भी जोड़ना बड़ा लाजमी है कि तमाम देशों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर भारत के प्रयास हैं वो ज्यादा बेहतरी से हम आगे बढ़ते दिखाई पड़ते हैं बनस्पत अन्य देशों के। निश्चित तौर से इस प्रकार की रिपोर्ट के कोई बहुत मायने नहीं रहते। सर वक्त इतनी ही अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रमेश चंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल न्यूज 9 में बस इतना, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। आप देखिए इनको फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों की समीक्षा की गई। बैठक में स्वच्छ ईंधन और ई-वाहनों की ओर बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन 2023 में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में नेशनल IP अवार्ड 2023 भी प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर विधानसभा, हर लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है और चुनाव में दोबारा निर्वाचित होने और लोगों की सेवा करने का यह एक अच्छा अवसर होता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसदीय सौध में आज हरियाणा से आए 28 किसानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों से कृषि उत्पादों के लिए नई तकनीक का उपयोग करने की भी बात कही। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले 10 अक्टूबर यानी मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की हिरासत को 13 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। आप सांसद को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया और अशोक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। ईडी की टीम ने सुबह जयपुर, जोधपुर और डूंगरपुर सहित करीब 9 स्थानों पर छापे मारे। लॉटरी घोटाले मामले में आयकर विभाग ने पूर्वोत्तर समेत देश भर में 25 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु शामिल हैं। इसी कड़ी में कोयम्बटूर स्थित व्यवसायी सेंटियागो मार्टिन उर्फ लॉटरी मार्टिन और सिलीगुड़ी में लॉटरी किंग के नाम से मशहूर उत्तम साहा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। BSF के मुताबिक राजस्थान के श्रीनगर जिले के श्री करणपुर सेक्टर में जवानों ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन पर फायरिंग कर उसे गिराया। सर्च के दौरान 1 पैकेट संदिग्ध हेरोइन और 1 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया गया। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे जालिम लोशन, दाद, खाज, खुजली से तुरंत आराम, जालिम लोशन और